देखिए, जहां तक परमवीर सैनी वर्सेस बलजीत सिंह के केस की बात है, 2020 में ये केस हमारे सामने आया। इस केस की जो रेलेवेंसी है वो हम लोगों को जाननी जरूरी है। जैसे अभी अभी हम लोग जब विहान कुमार के केस की बात कर रहे थे, तो विहान कुमार ने क्या कहा कि जी मेरा अरेस्ट जो है वो सुबह 10:30 बजे हुआ था, और अगले दिन इसको कोर्ट में 3:30 बजे पेश करवाया जा रहा था। ठीक है। पुलिस वालों का कहना है कि नहीं जी, हमने तो अरेस्ट ही अगले शाम को 6 बजे किया था, तो हम तो बिल्कुल 24 घंटे के अंदर अंदर पेशी करवा रहे हैं, राइट, अगले दिन 3:30 बजे। सो इसकी क्या क्रॉस चेकिंग हो सकती है कि पुलिस वालों ने कब अरेस्ट किया, कब थाने में लेके आए, और कब जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेशी लगाई। तो जब भी ऐसे कोई केसेस कोर्ट के सामने आते हैं कि जी मेरा अरेस्ट जो है वो इलीगल है, मुझे 24 घंटे से ज्यादा डिटेन करके रखा गया, मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करवाया गया, सो कैन द मजिस्ट्रेट आस्क फॉर द सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन। क्या ये इसकी डिमांड हो सकती है कि नहीं? तो परमवीर सैनी का केस जो है इस सीसीटीवी की फुटेज के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, समझते हैं इस केस में हुआ क्या। आप लोगों ने जितने भी अभी तक जजमेंट्स पढ़ी, चाहे वो डीके बासु का केस हो, जोगिंदर कुमार का केस हो, सत्येंद्र कुमार अंतिल तो इसके बाद ही आया था, लेकिन उन सारी जजमेंट्स के अंदर हम लोग बेसिकली ये देख रहे हैं कि जी अरेस्ट और बेल का एक्चुअल जुरिस्प्रूडेंस काम करता कैसे। करेक्ट। अब अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो लिखा है सुप्रीम कोर्ट इन डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज ऑलरेडी लेट डाउन द गाइडलाइंस टू कर्ब द कस्टोडियल वायलेंस, स्ट्रेसिंग ट्रांसपेरेंसी इन द पुलिस फंक्शनिंग। तो ये तो हमने पढ़ा, और बहुत सारे प्रोविजंस जो आप बीएनएसएस में पढ़ रहे थे, चाहे वो आपका सेक्शन नंबर 37, 38, 39, 40, ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये जोगिंदर कुमार की जजमेंट और डीके बासु की जजमेंट से ही आए हैं कि जी आपको पुलिस कंट्रोल रूम बनाने हैं, आपको जब पुलिस वाले अरेस्ट करने जाएंगे तो अरेस्ट मेमो तैयार करना है, और उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताओगे, नॉमिनेटेड व्यक्ति को इन्फॉर्म करोगे, ये सारी चीजें तब से। तो उसके बाद शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस आया 2018 में। अगर आप लोग साक्ष्य अधिनियम जब हम पढ़ रहे थे वहां पे इसकी रेफरेंस आई थी, या एविडेंस जब आपने पढ़ा है वहां पे इसकी रेफरेंस आई थी, जब हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पढ़ते हैं, जिसमें शफी मोहम्मद के केस में बेशक कुछ पॉइंट्स को ओवररूल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन शफी मोहम्मद 2018 के केस में क्या पॉइंट था? द कोर्ट हैड डायरेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ वीडियोग्राफी ऑफ द क्राइम सीन एंड पुलिस एक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फेज्ड मैनर, कि आप जब भी इन्वेस्टिगेशन करोगे तो उसकी वीडियोग्राफी करो, और वीडियोग्राफी कोर्ट में आप दिखाएंगे, ठीक है, कि आपने किस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन सोचे उसको किया। फर्दर मोर एक एक करके इश्यू आप पढ़ते जाओ, साथ में कॉपी पे लिखते जाना। पहला है दैट शुड सीसीटीवी कैमरास बी कंपल्सरी इन ऑल पुलिस स्टेशंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। ये पहला था, क्योंकि केवल पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, पुलिस वाले तो जो केसेस इनके पास आएंगे वो तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तो और भी बहुत सारी हैं, है ना। आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, आपके डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, कस्टम्स वाले हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं। तो क्या सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इवन पुलिस स्टेशन, इन सभी के ऊपर एक कंपल्शन रखनी चाहिए कि आप लोग सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करो? एक चीज। नंबर 2, व्हाट मिनिमम स्टैंडर्ड्स लाइक कवरेज एरिया, टेक्नोलॉजी, स्टोरेज ड्यूरेशन शुड अप्लाई? क्योंकि अब ये तो टेक्नोलॉजी का मामला है ना, कि सीसीटीवी का फुटेज है, अब वो रिकॉर्ड होगा, तो डीवीआर में कितने समय की रिकॉर्डिंग्स आप स्टोर कर पाओगे, कितने समय की रिकॉर्डिंग कोड मंगवा सकता है, तो इन सारी चीजों के ऊपर बात होगी। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ दीज कैमरास? कि जो कैमरास चलते हैं इनकी फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर कैमरा बंद है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? नेक्स्ट वन इज हाउ कैन सिटीजन एक्सेस टू सीसीटीवी फुटेज टू परस्यू द कंप्लेंट्स ऑफ टॉर्चर और अब्यूज? अब होता क्या है कि व्यक्ति गया थाने में, और जब उसको कोर्ट के सामने पेश करवाया और जज साहब ने कहा कि आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कि नहीं जी मेरी तो बहुत मार पिटाई कर दी इन्होंने। ठीक है। सो ऐसे केसेस में जब ऐसे कोई सवाल आ जाए कि क्या पुलिस वालों ने कोई टॉर्चर किया है, नहीं किया है, अपनी पावर्स का मिसयूज किया कि नहीं, तो क्या सीसीटीवी फुटेज जो है सिटीजन, बाकी लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कैन दीज डायरेक्शंस एक्सटेंड बियॉन्ड द पुलिस स्टेशंस टू द सेंट्रल एजेंसीज लाइक सीबीआई, एनआईए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनसीबी एटसेट्रा? क्या इन एजेंसीज के ऊपर भी ये डायरेक्शंस अप्लाई होंगी या नहीं होंगी? तो ये सारे मेन पॉइंट्स जो थे कोर्ट के सामने रखे गए। एक एक करके इसको समझते हैं कि कोर्ट ने कैसे कैसे इसका आंसर दिया। क्योंकि कस्टोडियल टॉर्चर की बात हो रही थी,
है ना, कि जी कस्टडी के अंदर टॉर्चर होता है, कभी कभी अरेस्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जैसे अभी हमने विहान कुमार के केस में भी देखा। तो ऐसे केसेस में कोर्ट कैसे इस पॉइंट पे कंक्लूजन लेगा कि जी अरेस्ट बिल्कुल ठीक है और कोई टॉर्चर नहीं हुआ? सीसीटीवी इज द बेस्ट मैकेनिज्म फॉर दैट। तो उसके लिए कोर्ट कह रहा है रीजनिंग है, द कोर्ट लोकेटेड द एंटायर इश्यू विद आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 जो है वो जनरली तो कहता है लाइफ एंड लिबर्टी की बात, लेकिन जब लाइफ एंड लिबर्टी की बात आती है तो राइट टू लाइफ इंक्लूड्स डिग्निफाइड लाइफ ऑल्सो। और डिग्निफाइड लाइफ केवल एक जनरल व्यक्ति की नहीं है, किसी अरेस्टेड व्यक्ति की भी है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, कस्टोडियल टॉर्चर स्ट्राइक्स एट द वेरी रूट ऑफ आर्टिकल 21। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर होगा सो दैट इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी इन द पुलिस एक्शन इज देयरफॉर नॉट ऑप्शनल बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड थिंग। ठीक है, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, द ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। ठीक है, आप सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखें। नेक्स्ट वन इज, बाद में लिखवाने वाला काम इकट्ठा ही करेंगे। इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद आर्टिकल 19(1)(a) दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ट्रांसपेरेंसी एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज। फ्रीडम ऑफ एक्शन तो एक्सप्रेशन, सॉरी, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी ये भी इंश्योर हो रही है। देखो आर्टिकल 21 कहता है कि आप डिग्निफाइड लाइफ की बात आ रही है, टॉर्चर नहीं होना चाहिए कोई भी व्यक्ति अगर कस्टडी में है। और वहीं से दूसरी चीज आ गई कि आप आर्टिकल 19(1)(a) के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो स्टेट अथॉरिटीज अकाउंटेबल होंगी जो भी उन्होंने काम किया है। नेक्स्ट, पास जुडिशियल डायरेक्शन जो कि डीके बासु, शफी मोहम्मद या बाकी केसेस में है, हैड नॉट बीन इंप्लीमेंटेड, द कोर्ट फेल्ट कंपेल्ड टू इश्यू द मैंडेटरी टाइम बाउंड एंड इनफोर्सेबल ऑर्डर्स। तो पुराने जितने भी ऑर्डर्स थे उनको मानते नहीं है, तो उसको लेके दोबारा से डायरेक्शंस जो है वो जारी करना जरूरी है। अब और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है वो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट्स पे है, दैट इट इज क्लेरिफाइड दैट टेक्नोलॉजी मस्ट बी हार्नेस टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। तो अगर टेक्नोलॉजी का बेनिफिट आप ले सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, तो आपको लेना चाहिए। अब फाइन, अब इसमें आगे आओ, की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी हैं? तो सबसे पहली डायरेक्शंस जो है वो सीसीटीवी की इंस्टॉलेशंस को लेके आई। ये परमवीर सिंह सैनी का केस है, जिसके बाद आप लोग देखते होंगे तो थाने के बाहर जगह जगह आजकल कैमरे लगे हुए हैं। कहां कहां कैमरे लगेंगे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं, पढ़ते जाओ। एवरी पुलिस स्टेशन इन इंडिया मस्ट बी फिटेड विद सीसीटीवी कैमरास। एक चीज, नो ब्लाइंड स्पॉट्स अलाउड। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि एंगल ऐसा बनाया सीसीटीवी का कि कुछ जगह ना दिखे, ऐसा परमिसिबल नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट्स आर नॉट अलाउड। कहां कहां लगाओगे कैमरास? एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे, मेन गेट, कॉरिडोर्स, वेरांडाज, रिसेप्शन, हर जगह लगे। ऑल लॉकअप्स, सेल के अंदर लगेगा। एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के रूम के अंदर लगेगा, है ना। काम कैसे करेंगे? ड्यूटी ऑफिसर्स रूम, स्टेशन हॉल, कंपाउंड, जो भी ऐसी एरियाज हैं, एरिया आउटसाइड लॉकअप एंड वॉशरूम कॉरिडोर्स, इन सारी जगह पे कैमरेज लगाना मैंडेटरी है। हर पुलिस स्टेशन में ये डायरेक्शन आई है। Essentially any area where an accused or detainee might be present under must be under coverage। तो कोई भी ऐसी जगह जहां पे आप एक्यूज को या डिटेन्ड व्यक्ति को लेके जाओगे वो हर जगह कैमरे की कैद में होना चाहिए, कैमरे की कवरेज में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, इस सारी चीज को लेके कि इंस्टॉलेशन जो है वो ऐसा ना हो कि कागजों में दिखा दे, है ना। ऐसा होता है ना कि जी हमने 1 करोड़ के कैमरे लगा दिए, लेकिन कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आगे डायरेक्शन है ओवरसाइट मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट इंस्टॉलेशन डजंट रिमेन सिंबॉलिक। स्टेट लेवल ओवरसाइट कमेटी, एसएलओसी की बात है, जिसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे? होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, डीजीपी या आईजीपी, स्टेट्स वुमेन कमीशन रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सारे लोग एक कमीशन मेंबर्स होंगे इसमें स्टेट लेवल ओवरसाइट कमेटी में, और ये लोग देखेंगे कि क्या हर थाने के अंदर ऐसे सीसीटीवीज लग गए हैं कि नहीं लगे हैं। और अब क्योंकि देखो फाइनेंस की बात है, क्योंकि सीसीटीवी प्रोक्योर कैसे करेंगे फाइनेंस वाले बताएंगे, तो वो सारी चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बजट एलोकेशन, परचेज, इंस्टॉलेशन, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एटसेट्रा, ये सारी बात। इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनेगी, एक स्टेट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी होगी उसमें कौन कौन लोग होंगे? तो डीसी होंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसपी, हेड ऑफ द लोकल म्यूनिसिपल बॉडी एंड जिला पंचायत। ये सारे लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होगी उसमें मेंबर्स होंगे, एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे सुपरविजन, मेंटेनेंस, रैंडम व्यू ऑफ द फुटेज, एंश्योरिंग एसएचओस कंप्लायंस। तो ये सारी चीजें स्टेट लेवल पे एक कमेटी बन गई, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन गई, ताकि आपके सीसीटीवी केवल कागजों तक सीमित ना रह जाए। ये सारी चीजें आगे। देयर आफ्टर
एसएचओ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पे आ जाओ, ठीक है, जस्ट सी। तो एसएचओ इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कैमराज आर फंक्शनल एट ऑल टाइम्स। हर समय सीसीटीवी का कैमरा काम करते रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एसएचओ साहब की है। बैकअप या स्टोरेज ऑफ डाटा ये आपको रखना है। ऐसा ना हो कि आपको जी वो हमारा डाटा तो जी वो डिलीट हो गया, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ जी, ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ऑफ ब्रेकडाउन टू डीएलओसी, जैसे ही कैमरे में ब्रेकडाउन हुआ या रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पा रही हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अथॉरिटी है उसको इमीडिएटली बताओ ताकि आपको कुछ और विकल्प दिया जाए। मेंटेनिंग अ रजिस्टर ऑफ द इंसिडेंट्स व्हेन सीसीटीवीज वाज नॉट फंक्शनल, ठीक है। ये क्यों कहा गया आप लोग बताना चाहोगे? व्हाई दे आर सेइंग सो? होता क्या है कि जी लेट सपोज एक व्यक्ति के ऊपर टॉर्चर हुआ है, ऐसा कोई मेडिकल एविडेंस हमें दिखता है, मेडिकल प्रूफ दिखता है एग्जामिनेशन में। अब पुलिस वालों ने तो सारी रिकॉर्डिंग दिखा दी, सारे कैमरे दिखा दिए, फिर उसमें से 3 मिनट का एक क्लिप गायब है। तो कोर्ट पूछेगा कि ये 3 मिनट का क्लिप क्यों गायब है भाई? तो बोलेंगे जनाब वो ना खराब हो गया था। तो ये अगर खराब हुआ था तो आपने लिखवाया इसके बारे में? आपको ये इंसिडेंट रिपोर्ट करना है कि जी सीसीटीवी किस समय फंक्शनल नहीं है, ताकि इमीडिएटली डीएलओसी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी वो इस पे कोई एक्शन ले। दिस मेड अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल एंड नॉट ओनली द इंस्टीट्यूशनल थिंग। तो ये सारी चीजें देखी। इसके बाद टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में बड़ी अच्छी बात है इन्होंने कही। देखो सीसीटीवी अलग अलग तरीके के आते हैं, है ना। इन्होंने कहा कि सीसीटीवी चाहिए बढ़िया वाला। बढ़िया वाला मींस नाइट विजन वाला, कि रात को भी दिखे, ऑडियो और वीडियो दोनों होना चाहिए, ठीक है, ऑडियो और वीडियो दोनों। नेक्स्ट, डाटा मस्ट बी स्टोर्ड फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। डीवीआर के अंदर जो डाटा आप स्टोर करोगे कम से कम 12 महीने का होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी परमिट करती है तो 18 महीने का प्रेफरेबल है, 18 महीने का प्रेफरेबल है, लेकिन 12 महीने तक का तो रखना ही है। स्टेट मस्ट इंश्योर इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि कैमरा चलेगा बिजली से और बिजली चलेगी डिपार्टमेंट के थ्रू, ठीक है। मान लीजिए इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और आपका जो कैमरा था वो वाईफाई वाला कैमरा था, तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसको लेके इन्होंने कहा है इवन थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी इफ रिमोट एरियाज लैक सप्लाई। ये क्यों इन्होंने डाला? जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल सोलर पैनल वाले कैमरास चलते हैं, है ना, वो सारी चीजें। तो उसका यूज इन्होंने कहा कि कहीं कहीं अगर रिमोट एरियाज हैं और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर सप्लाई नहीं है तो आप रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं, जो सनलाइट के थ्रू चलते हैं, उनका आप यूज करें। यूज ऑफ डिजिटल रिकॉर्डर्स एंड नेटवर्क स्टोरेज मैंडेटेड फॉर सिक्योर प्रिजर्वेशन। तो ये सारी चीजें कहने की जरूरत क्यों है कोर्ट को? इसलिए ताकि जो अरेस्ट हो रहा है, जो कस्टडी के अंदर जो वायलेंस होता है, उसके ऊपर एक चेकआउट किया जाए कि ऐसी चीजें ना हो। अब अगला एक सवाल था कि क्या सिटीजन्स जो हैं, आम जनता जो है, या जो लोग अरेस्ट हुए, क्या वो लोग इन सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स को कोर्ट में मंगवा सकते हैं कि नहीं मंगवा सकते हैं? जैसे लेट सपोज एक व्यक्ति कोर्ट के सामने पेश हुआ और उसने कहा कि जनाब इन्होंने तो मेरे को बढ़िया मारा, तो अब कोर्ट जो है क्या सीसीटीवी को कोर्ट में बुलवा सकता है? डेफिनेटली यस। लेकिन क्या सिटीजन व्यक्ति क्या उस सीसीटीवी की फुटेज को डिमांड कर सकता है कि नहीं? ये सवाल है। आंसर लिखा है एनी पर्सन एलिजिंग कस्टोडियल टॉर्चर, illegal detention, human rights abuse has the right to demand CCTV footage to be preserved। तो उसके पास एक अधिकार आ गया कि आप सीसीटीवी की फुटेज को प्रिजर्व करने की एक ऑर्डर कोर्ट से ले सकते हैं। कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड बिफोर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कोर्ट्स अंडर सेक्शन 30 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो अगर आपके साथ कस्टोडियल वायलेंस हुआ है तो इनमें से किसी भी जगह पे आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। These bodies can summon the CCTV footage and it can be used as an evidence in the inquiries. This gave victims a direct constitutional weapon against the police excesses। तो ये सारी चीजें जो हैं आपने ध्यान में रखनी है। Furthermore, एक सवाल था यहाँ पे कि ये जो डायरेक्शन है क्या केवल पुलिस वालों के ऊपर लगेगी या बाकी एजेंसीज के ऊपर भी लगेगी? तो उसको लेके आप आगे देखो। The court recognized that not only the police stations but also the central investigative agencies which interrogate and arrest were prone to the abuse। है ना, ये सारी एजेंसीज भी तो इन्वेस्टिगेट करती हैं, इंटेरोगेशन करती हैं, अब्यूज कर सकती हैं अपनी पावर्स का। तो लिखा है कि सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीबी, डीआरआई, एसएफआईओ, इन सारी एजेंसीज को या बाकी सेंट्रल एजेंसीज जितनी भी हैं, सारी एजेंसीज को इन गाइडलाइंस को फॉलो अप करना है।
ठीक है, नेक्स्ट वन इज जैसे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने कमेटी बनाई, उसी तरह से सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी जो है वो बनाई जाएगी एसएलओसी के बराबर का सेंट्रल ये जो एजेंसी बनेगा एक ओवरसाइट एजेंसी। इसके साथ साथ ठीक है, ये कुछ जर्नल गाइडलाइंस हैं दैट ऑल पुलिस स्टेशन एजेंसी मस्ट डिस्प्ले लार्ज पोस्टर्स एट एंट्री एंड एग्जिट इन हिंदी, इंग्लिश एंड लोकल वर्नाकुलर स्टेटिंग premises are under CCTV surveillance. Complaints or torture violence may be made to NHRC, SHRC और Human Rights Courts. ये आप पोस्टर वहां पे लगाओगे। CCTV footage is to be preserved for at least 6 months. ये तो आपको लिखना ही लिखना है। Victims have a right to request preservation of footage. This ensures not only the monitoring but also the citizens awareness of these rights. तो ये सारी चीजें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कही, तो इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं।